हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा 6 मई का इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये सब हम देख ही लेंगे अंदर। तो पहला टॉपिक है हमारा स्थलानुरेख। तो ये होता क्या है? सबसे पहले जीएस पेपर 1 का भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान। तो असम में जैसे भूकंप आया तो इसके ऊपर है ये। तो जो स्थलानुरेख होता है, ये किसी भूदृश्य में जो अंतर्निहित भूगर्भीय संरचना होती है, जैसे कि भ्रंश फॉल्ट लाइन होती है ना अलग अलग, जैसे इंडियन में अभी ईस्ट हम कुछ फॉल्ट लाइन देखेंगे और फॉल्ट होता क्या है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके प्रभाव से जो है निर्मित एक रेखीय आरेख होता है। देखिए होता क्या है फॉल्ट लाइन। देखिए, जब भी जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट होते हैं ना अलग अलग, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं, तो उसमें जो है खिंचाव अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि ये देखिए लाइन दे रखी है फिगर में, तो एक प्लेट अगर इस साइड जा रही है तो दूसरी प्लेट अलग जा रही है। ठीक है, मतलब एक तरह से दोनों में जो है फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है आपस में। तो उससे जो है शिलाओं पर दोनों पार्श्व से पड़ा दबाव उनकी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है। पार्श्व मतलब जो वर्टिकल वर्टिकल जो प्रभाव पड़ता है इन पे, दबाव पड़ता है, उसकी वजह से इनके जो है सहन शक्ति बाहर हो जाती है। तब शिलाएं उनके अनेक प्रकार से जो है विस्थापित हो जाती हैं अथवा टूट भी सकती है। ठीक है, एक ओर की शिलाएं दूसरी ओर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती है। ठीक है, एक नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, इस टाइप से। ठीक है, या अपोजिट। तो उसे क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। और जैसे ये कोई लाइन है तो ये फॉल्ट लाइन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इस फिगर में देखिए, ये हमारा ईस्ट इंडिया का मैप है। ठीक है, तो जैसे कि ये असम वैली है, इसमें एक कपोली फॉल्ट है। ठीक है, ये दो प्लेट्स का वो है, मतलब आपस में यहाँ पे प्लेट्स हैं। इस टाइप से ही ये सिलहेट फॉल्ट है, ये मैट फॉल्ट है। ठीक है, अलग अलग तरह के मतलब ये फॉल्ट लाइन्स हमारी, जहाँ पे मतलब जो भूकंप के एपिक सेंटर होते हैं, जहाँ से मतलब भूकंप बनता है। तो हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार क्या पता चला है कि जो उत्तरी असम है उसका जो शोणितपुर है, उस क्षेत्र में लगातार भूकंप आने का एक कारक एक अज्ञात स्थलानुरेख लाइनामेंट पता है। ठीक है, मतलब है। तो असम में लगातार भूकंप आने के कारण क्या है? तो हमारा जो जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अनुसार जो शोणितपुर जिला है वो विवर्तनिक रूप से जटिल त्रिकोणीय क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, यह क्षेत्र जो है पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ, जो ये अथरखेट फॉल्ट है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाने वाला कपोली फॉल्ट है। ठीक है, अभी हमने फिगर में जो देखा था, उत्तर दक्षिण दिशा में फैले स्थलानुरेख इससे घिरा हुआ है तीनों से। ठीक है, तो ये संवेदनशील क्यों है? जो पूर्वोत्तर भारत में भूकंप आ रहे हैं, तो जो हमारी जो ये है सियांग दरार, एमला भ्रंश, नामुला शेप और नियत कैनियन शेप। ठीक है, ये पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैले हुए हैं तथा मुख्य हिमालय जो शेप है हमारा, मेन हिमालय थ्रस्ट है, जो मुख्य जो सीमा शेप है और जो मुख्य केंद्रीय शेप है, तथा कई गौण भ्रंश उसके सहारे सक्रिय है। ठीक है, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी फॉल्ट लाइन्स है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र को जो है भूकंप मंडल 5 में, अभी देखेंगे नीचे कि भूकंप मंडल 5 में कितने तक का भूकंप आता है। रिएक्टर स्केल पे जो नापते हैं ना भूकंप, आप टीवी वगैरह में देखते होंगे, तो उसमें सीमांकित किया जाता है, जो कि अति संवेदनशील वाले क्षेत्र को इंगित करता है। ठीक है, जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर पूर्व दिशा में हिमालय की ओर, हिमालय क्षेत्र में यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील है। मतलब जो इंडियन प्लेट है वो यहाँ पे उत्तर पूर्व, मतलब ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो इस दिशा में जो है गतिशील है। ठीक है, तथा इन दोनों प्लेटों के तिर्यक टकराव मतलब तिरछा टकराव जो हो रहा है, और स्थानीय विवर्तनिकी जो टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, तथा भ्रंश संरचनाओं में संचित दबाव और तनाव का निर्गमन होने से भूकंप की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए फिगर में दे रखा है कि जोन 5 है, जो ये क्या होता है? वेरी हाई रिस्क जोन एरिया लायबल टू शेकिंग इंटेंसिटी 9 एंड अबव। जो भूकंप पे रिएक्टर स्केल पे हम नापते हैं ना, जो 9 और उससे भूकंप ऊपर के आते हैं, वो इसमें होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 8 और जो ग्रेटर अर्थक्वेक दैट कैन टोटली डिस्ट्रॉय कम्युनिटीज़ नियर द एपिक सेंटर, जहाँ पे एपिक सेंटर होगा, जहाँ से भूकंप निकलता है बनता है, अगर वहाँ के पास होगा ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। अगर 8 और उससे ऊपर का रिएक्टर स्केल पे हो, जैसे 7 और 7.9 के बीच का हो तो मेजर अर्थक्वेक कॉजिंग सीरियस डैमेज, 6.1 से 6.9 का हो तो मे कॉज मेजर डैमेज इन पॉपुलेशन एरिया, 5.5 से 6 का हो अगर तो स्लाइट डैमेज टू बिल्डिंग्स। ठीक है, और 2.5 से 5.4 का हो तो अदर फेल्ट बट ओनली
कॉजेज माइनर डैमेज, ठीक है, इससे क्या होता है, माइनर डैमेज होता है, ठीक है। तो ये जोन 5 का था। जोन 4 में क्या होता है, हाई रिस्क जोन, इंटेंसिटी 8। उसके बाद मॉडरेट रैंक में क्या होता है, इंटेंसिटी 6 होती है, ठीक है। लो रिस्क में जोन जो 5 का आता है भूकंप, ठीक है, तो ये जोन 2 हो जाता है। तो ये अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। जोन जैसे कि यहाँ पे ये रेड कलर का है ईस्ट में, ये सारा क्या है, जोन 5 में आता है। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से ये गुजरात में जो भूकंप आया था, ठीक है। अगला है जीएस पेपर 2 से, भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो जो मराठा आरक्षण असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो उनको आरक्षण प्रदान किया गया था 12-13% का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये असंवैधानिक है। तो देखते हैं घटना क्या हुई। हाल ही में जो उच्चतम न्यायालय, उसके 5 न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ है, राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों और जो शैक्षणिक संस्थान है, इसमें 12% का नौकरियों में, इसमें 13% का, उसमें मराठा समुदाय का आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को क्या कर दिया, रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो मराठा आरक्षण कानून था क्या, तो नवंबर 2018 में जो महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो मराठा समुदाय है उसको आरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। इस विशेष अधिनियम को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सहित जो विधानसभा और वहाँ की विधान परिषद है, ठीक है, वहाँ पे विधान परिषद भी है, दोनों के द्वारा अनुमोदित किया गया था, ठीक है। शिक्षा और नौकरियों में, शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% जो है मराठा आरक्षण दिए जाने से समग्र जो आरक्षण सिस्टम है, हमारा सीमा है शिक्षा और नौकरियों में, वो बढ़कर 64% तक, 64 और 65% हो गई थी, ठीक है। जबकि जो न्यायालय ने वो कर रखा है, वो 50% से ऊपर का नहीं होता जो भी आरक्षण होता है, ठीक है। तो प्रारंभ में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इसके अंतर्गत दिए जाने वाले जो आरक्षण है, उसको जो बॉम्बे हाई कोर्ट था, उसमें एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी इसे, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि इसने जो है आरक्षण को बरकरार रखते हुए कहा कि आरक्षण को 16% की बजाय इसे घटाकर 12 और 13% कर देना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो मराठा छात्रों के लिए जो शैक्षणिक और नौकरियों में प्रदान हेतु आरक्षण अधिनियम था, वो लागू किया गया था 2018 में। 9 सितंबर 2020 में जो मराठा आरक्षण के एक समक्ष एक और बाधा उत्पन्न हो गई। क्या बाधा उत्पन्न हो गई कि जो सर्वोच्च न्यायालय था, उसके द्वारा इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई थी, उस मामले को भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको सौंप दिया गया। तो उन्होंने सबसे पहले 1992 का जो इंदिरा साहनी फैसला था, इसको मतलब बताया कि इसमें इंदिरा साहनी जो है ऐतिहासिक फैसले में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बरकरार रखा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या थी कि आरक्षण मैक्सिमम 50% होना चाहिए, तथा शीर्ष अदालत 2 महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें दिए गए। सबसे पहले इसके लिए योग्यता अर्हता क्या होनी चाहिए कि जो हमारा ग्रुप है, जैसे मराठा ग्रुप है, तो उसको सामाजिक और शैक्षणिक जो है पिछड़ापन होना चाहिए उनमें। दूसरा, अदालत में ऊर्ध्वाधर जो आरक्षण है, जो वर्टिकल आरक्षण देते हैं, वो 50% की सीमा को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि यह जो प्रशासन में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि 50% की सीमा जो है असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जो है लागू होती है, मतलब कोई ज़्यादा ही, मतलब जैसे गरीब हो या इस टाइप से जो ऊपर सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, तो तभी लागू होती है। मराठा आरक्षण कानून को रद्द करने का कारण क्या था कि 50% सीमा को तो पार कर गई है ना, और ऊपर से ये दोनों आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है, और 21 जो विधि का सम्यक प्रक्रिया है, ठीक है, उसका उल्लंघन होता है इससे। महाराष्ट्र सरकार की दलीलें क्या है कि जो इसे जो है, इस केस को जो है पुनर्विचार के लिए, इंदिरा साहनी केस जो था, उसको 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ के पास भेजा जाए, क्योंकि इसमें एक मनमाने ढंग से सीमा का निर्धारण कर दिया गया है, ठीक है। ये उन्होंने कहा सही है, मनमाने ढंग से किया गया था, पर इसे बाद में जो है संविधान में शामिल कर लिया गया था, जिस पर संविधान में कोई विचार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जो है इंदिरा साहनी केस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ फैसलों में स्वयं ही इस नियम से छूट ली गई थी। 1992 के फैसले पर पुनर्विचार करने पर अदालत की टिप्पणी किसी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले मतलब वो था, मनमाने ढंग से किया गया था, पर बाद में इसे संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त कर दी गई थी। मराठा आरक्षण अपवादमात्मक मामला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो है मराठा समुदाय एक प्रभावशाली आगड़ा समूह है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल है, इसलिए अदालत ने उपरोक्त स्थिति को एक असाधारण मामला नहीं माना है, ठीक है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े SEBC को चिन्हित करने हेतु राज्य की शक्ति तथा 102वें संविधान पर टिप्पणी। अच्छा, ये मेंस के लिए क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि संविधान अधिनियम 2018 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय पिछड़ा
वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। ठीक है, इस संशोधन में जो राष्ट्रपति के पिछड़े वर्ग को अधिसूचित करने की शक्ति है वो प्रदान की गई थी। ठीक है, मतलब इस मामले में जो है जो राष्ट्रपति है वही निर्णय लेते हैं। जैसे अगर किसी एरिया को अनुसूचित जाति में लाना है ना, तो उस टाइप से जो जितने भी कार्य है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कई राज्यों द्वारा इस संशोधन की व्याख्या पर उठाए गए जो सवाल है, इन्होंने तर्क दिया कि यह संशोधन उनकी शक्तियों पर जो है अंकुश लगाता है। उसके अलावा जो न्यायिक पीठ द्वारा एकमत 102वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया था। ठीक है, पीठ की जो बहुमत के अनुसार हालांकि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है SC/BC है जो उसकी पहचान केंद्रीय रूप में की जाएगी, किंतु फिर भी राज्य सरकारों के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित करने और जो सहकारी संघवाद है उसकी भावना में विशेष नीति बनाने की शक्ति होगी कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो अगला अभी GS पेपर 2 से सरकारी नीति और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की टीकाकरण नीति और इसका अदालत में विरोध। तो क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा जो राज्य सरकार की टीकाकरण नीति है उसके खिलाफ नेताओं और वकीलों द्वारा दायर की गई एक हस्तक्षेप याचिका पर जो है सुनवाई की जा रही है। ठीक है, मतलब जो टीका बांटा जाएगा वो आर्थिक स्थिति के आधार पर बांटा जाएगा। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य की टीकाकरण नीति है उसके अंतर्गत 18 से 44 आयु वर्ग की आबादी का 3 चरणों में टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, पहले चरण में कौन होगा, अंत्योदय कार्ड धारक को टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, अंत्योदय मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो गरीब होंगे। ठीक है, उसके बाद BPL कार्ड धारक को टीकाकरण किया जाएगा दूसरे में। तीसरे में जो है APL कार्ड धारक को टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार का जो उपवर्गीकरण है इसकी आवश्यकता क्यों है, तो राज्यों के लिए जो उपवर्गीकरण टीका है उसकी सीमित संख्या के कारण इस प्रकार के उपवर्गीकरण की मतलब किया जा सकता है। मतलब टीकों की संख्या अभी आपको पता ही है काफ़ी कम है, मतलब फेसेस में उसमें भी फेसेस करे जा रहे हैं। ठीक है, पहले जैसे 45 से ऊपर हुआ, उसके बाद 18 से ऊपर, अगर एक साथ कर देते तो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है ना, तो उसकी वजह से सीमित जो टीके हैं उसको जो सबसे पहले जैसे कि आपका जो ये अंत्योदय समूह है इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है ये। तो ये अंत्योदय जो कार्ड धारक होते हैं ये जो है अंत्योदय अन्न योजना केंद्र की एक योजना है जिसके तहत जो निर्धनों में भी सबसे निर्धन होते हैं उनकी पहचान करके एक पीला राशन कार्ड इन्हें जारी किया जाता है। ठीक है, यह इस बात का संकेत होता है कि इनके लिए भी भारी रियायती दरों पर चावल, गेहूं और अन्य राशन मदें जो हैं प्रदान की जाएंगी। इस श्रेणी में जो है 15,000 रुपये से कम वार्षिक आय, मतलब एक साल की जो कमाई है इनकी वो 15,000 रुपये से कम है। ऐसे परिवार बिना किसी सहारे के वरिष्ठ नागरिक, विधवा और बेरोजगार व्यक्ति आते हैं। ठीक है, तो मतलब ये अफोर्ड नहीं कर सकते जो टीका है उसको, तो उसकी वजह से सबसे पहले इन्हीं को लगेगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अलावा जो शिक्षा की कमी है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट तक पहुंच है, उसके अभाव के कारण गरीब आबादी के लिए टीकाकरण का लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो अंत्योदय समूह है वो अधिकांश दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं जिसमें से अधिकतर या तो अशिक्षित हैं या कोविड-19 महामारी इनके लक्षणों, जटिलताओं, पोर्ट पर पंजीकृत करने की आवश्यकता और बुनियादी ढांचे से संबंधित जानकारी से अनभिज्ञ होते हैं। ठीक है, और काफ़ी स्वतंत्र रूप से जो है गतिविधि करते रहते हैं जिससे बीमारी और अधिक तेज़ी से फैलती है। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं को मतलब जो है वैक्सीन जो है लगानी चाहिए। राज्य की टीकाकरण नीति के खिलाफ दिए गए तर्क, मतलब उसके अपोजिट में, तो राज्य सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए किया गया जो यह उपवर्गीकरण है संवैधानिक अधिदेश के परे है और प्रत्यक्षतः समानता के कानून और विधि के समक्ष जो समान का अवसर है उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, यह नागरिकों के बीच जो उनके जीवन के अधिकार के संदर्भ में भेदभाव करता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि पहले इनको लगाया जा रहा है तो बाकी भी तो कहेंगे कि हमें भी लगाना चाहिए, यहाँ पे तो जीवन की बात आ रही है किसी के। ठीक है, तो हाई कोर्ट द्वारा जो राज्य सरकार के लिए निर्देश दिए गए हैं वो है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो गरीब रेखा है उससे नीचे अंत्योदय समूह और गरीब रेखा से ऊपर की आबादी के टीके आवंटन का एक उचित अनुपात तय किया जाए। ठीक है, मतलब ये ना हो कि जो अंत्योदय समूह है इसके ही बहुत सारे लोग आ गए है ना, तो टीका इन्हीं में ख़त्म हो गया, तो इनका उचित वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, टीकों का उचित अनुपात निर्धारित करके राज्य सरकार द्वारा एक योजना बनाई जाए, मौके पर पंजीकरण करने तथा टीका लगाने हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए। ठीक है, तो अगला जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। वैज्ञानिकों द्वारा जो हमने कल
वो पढ़ा था ना सूत्र मॉडल, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए। ठीक है, तो जो सूत्र मॉडल है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेक्स्टेड एंड रिमूव्ड अप्रोच। ठीक है, तो सरकार समर्थित जो सूत्र मॉडल है उसके द्वारा कोविड-19 महामारी की तीव्रता और कमी के बारे में पूर्वानुमान लगाने की क्षमता पर कई वैज्ञानिकों ने जो है सवाल उठाए हैं। ठीक है, मतलब इसके बारे में कुछ जो कमियां हैं वो बताई है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मॉडल की यह धारणा बनाने में कि जो भारत में कोविड-19 महामारी की भयावह दूसरी लहर है आने की संभावना नहीं है। ठीक है, अतिकाय भूमिका हो सकती है, मतलब इन्होंने ये कहा था कि ऐसी कोई दूसरी लहर नहीं आएगी अब। ठीक है, जिसकी वजह से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो जो सूत्रा मॉडल है वो पहली बार जो है सार्वजनिक रूप से लोगों के ध्यान में तब आया जब बीते जो अक्टूबर चला गया 2020 का, उसमें एक विशेषज्ञ सदस्य ने घोषणा की कि भारत कोविड महामारी की चरम सीमा से गुजर चुका है। ठीक है, तो उसके बाद कोविड पर्यवेक्षक का पूर्वानुमान लगाने के लिए सूत्र मॉडल 3 मुख्य मापदंडों का उपयोग करता है। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़े हुए हैं, बीटा पहुंच, एप्सिलॉन। ठीक है, बीटा में मतलब वो देखते हैं संपर्क दर, जो मतलब कैसे जो फैला रहा है जो कोई भी इंसान। ठीक है, यह महामारी के प्रति आबादी के जोखिम के स्तर को मापता है, जो पता लगाए जा चुके या गैर पता लगाए गए मामलों का अनुपात होता है। ठीक है, इस मॉडल पर सवाल उठाए जाने के कारण सबसे पहले गलत पूर्वानुमान इन्होंने लगाया। मॉडल के अनुसार जो अप्रैल के तीसरा सप्ताह है उस तक महामारी की दूसरी लहर चरम पर रहेगी। ठीक है, जो कि अब मई में है, और लगभग संक्रमण मामलों की संख्या जो है 1 लाख रहेगी। ठीक है, पूरा गलत। कई मापदंड जैसे कि सूत्र मॉडल बहुत सारे मापदंडों पर निर्भर होने के कारण संदिग्ध हो जाता था, इसके पूर्वानुमान गलत साबित हो जाते हैं और इसके मापदंडों में अंश शोधन कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब छोटे मोटे चेंज इसमें कर दिए जाते हैं जब जो कोरोना चल रहा है ना उसकी वजह से। तो इसमें वायरस द्वारा किए जाने वाले जो व्यवहार है उसके महत्व को शामिल नहीं किया गया। तथ्य यह है कि जो कुछ लोग दूसरों की तुलना में क्या करते हैं, वायरस को अधिक ज़्यादा प्रसारित करते हैं। ठीक है, मतलब अधिक ज़्यादा फैलाते हैं। ठीक है, घर जैसे कि देखें अगर हम, तो घर में काम करने वाले व्यक्ति की तुलना में जो बाल काटने वाले नाई या कोई रिसेप्शनिस्ट होगा वो क्या करेगा, वायरस का बड़ा प्रेक्षक होगा, मतलब ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा मतलब वो करेगा। ठीक है, तो सामाजिक या भौगोलिक विविधता के कारण विवरण का अभाव होता है इसमें, मतलब इससे जो है आयु के हिसाब से जनसंख्या का स्तरीकरण नहीं किया जा सकता, मतलब एज वाइज उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, और यह विभिन्न आय समूहों के बीच क्या करते हैं, संपर्क को ध्यान में नहीं रखता है, जिससे इस मॉडल की वैधता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगला है जीएस पेपर 3 से भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना संसाधनों के जुटाव, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित क्या विषय। ठीक है, तो हाल ही में जो लघु और मध्यम व्यवसाय है उनको महामारी से बचाने के लिए जो आरबीआई है उसके द्वारा कुछ उपायों की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, जो आरबीआई है वो देश में जो लघु और मध्यम व्यवसाय हैं और जो व्यक्तिगत ऋण करता है उनको कोविड की तीव्र लहर से प्रतिकूल मतलब नेगेटिव इफेक्ट से बचाने के लिए हेतु कुछ उपायों की घोषणा की गई है। तो घोषित उपाय क्या है, सबसे पहले तो आरबीआई ने जो लघु बैंक है ना, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होते हैं, एसएफबी, ठीक है, इनके लिए जो है रेपो रेट जो आरआर होती है वो 10,000 करोड़ के विशेष दीर्घावधि रेपो परिचालन, मतलब स्पेशल 3 ईयर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन SLTRO, इसको करने का जो है निर्णय लिया है। तो जो एसएफबी है इस राशि से जो प्रति उधारकर्ता है उसको 10 लाख तक का जो है ऋण देने में सक्षम हो जाएंगे अब। ठीक है, उसके बाद एसएफबी के लिए जो है व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के को जो है आगे उधार देने के लिए लघु वित्त संस्थान में मतलब 500 करोड़ तक की जिनके पास संपत्ति है उनको नए ऋण देने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, उसके अलावा राज्य सरकारों को जो है अपनी नकदी प्रवाह जो होता है और बाजार उधार होता है उसके संदर्भ में अपने वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए ओवरड्राफ्ट ओडी जो है सुविधाओं के लाभ से के संबंध में कुछ छूट दे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक तिमाही में जो ओडी होता है उसकी अधिकतम दिनों की जो संख्या होती है ना वो 36 दिन से 50 दिन, और ओवरड्राफ्ट की लगातार दिनों की जो कंटिन्यूसली डेज की जो संख्या होती है वो 14 दिनों से 21 दिन कर दी गई है। ठीक है, पात्रता अगर देखें हम तो 25 करोड़ तक के जो सकल एक्सपोजर वाले उधारकर्ता होते हैं। ठीक है, जो 25 करोड़ तक का मतलब उधारकर्ता होते हैं जो लेते हैं पैसा, जिन्होंने पहले के पुनर्गठन ढांचे के तहत पुनर्गठन का कोई भी लाभ नहीं उठाया हो अभी तक। ठीक है, और 31 मार्च 2021 तक जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत पात्र होंगे। ठीक है, जो ऊपर मतलब डिसाइड किया आरबीआई ने।
समाधान ढांचा 0 के तहत अपने ऋणों का जो है पुनर्गठन करने वाले व्यक्ति, उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के संबंध में जहां समाधान योजना को 2 वर्ष से कम की अधिस्थगन क्या होता है, हमने पढ़ा था ना इकोनॉमी में, जो PT 365 थी, मतलब एक तरह से ये बोलते हैं EMI अवकाश बोलते हैं इसे, ठीक है। EMI अवकाश मतलब इसमें आपको EMI पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो अधिस्थगन होता है EMI अवकाश, उसकी अनुमति दी गई है ताकि जो अधिस्थगन अवधि और जो अवशिष्ट अवधि है उसको कुल 2 वर्षों तक जो है बढ़ाया जा सके, मतलब 2 साल तक EMI ना देनी पड़े, ठीक है। पूर्व में जो है पुनर्गठन किए गए छोटे व्यवसाय और MSME के संबंध में कार्यशील पूंजी चक्र, मार्जिन आदि के पूर्व मूल्यांकन के आधार पर कार्यशील पूंजी की स्वीकृत सीमाओं की समीक्षा करने के लिए जो है ऋण संस्थाओं को एक बार उपाय के लिए रूप में अनुमति दी जा रही है, मतलब आप एक बार में जो है पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। बीच में उसके अधिस्थगन लगा के फिर उसके बाद एक बार में जो है एक बार की उपाय कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। कुछ प्रीलिम्स फैक्ट है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये क्या है, INSACOG, तो ये जो है 2020 में शुरू किया गया, इसमें 10 लैब शामिल है। तो इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम का समग्र उद्देश्य क्या है, बहु प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से नियमित आधार पर SARS-CoV-2 में जीनोमिक्स परिवर्तन की निगरानी करना, ठीक है। जो जीन्स में मतलब चेंजेस आएंगे उसका वो करना, अध्ययन करना। यह महत्वपूर्ण शोध कंसोर्टियम भविष्य में संभावित टीके विकसित करने में भी सहायता करेगा। उसके बाद GIP ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, तो ये जो है इंडिया और UK के बीच में हुआ है एक समझौता, तो उसके बारे में है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। GIP जो है भारत के जो अन्वेषक होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनको अन्य देशों में अपने जो इनोवेशन होगी, नवाचार होंगे, उसका विकास करने में मदद करेगी, ठीक है। इससे नए बाजार मिलेंगे, अन्वेषण आत्मनिर्भर बनेगा। GIP जो है नवाचार, सतत विकास, लक्ष्य संबंधी सेक्टरों पर फोकस करेगा, जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना हमारे SDG, उन पर फोकस करेगा ताकि जो लाभार्थी देश है अपने अपने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सके, ठीक है। बुनियादी वित्त पोषण करेगा, अनुदान, निवेश, तकनीकी सहयोग, इसके जरिए यह साझेदारी भारतीय उद्यमियों और जो अन्वेषक की सहायता करेगी ताकि वे अपने नवाचार विकास समाधानों को विकासशील देशों तक पहुँचा सके। उसके अलावा GIP के तहत चुने गए नवाचार सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में तेजी लाएंगे और निचले पायदान पर जो खड़ी आबादी है उसको लाभ मिलेगा। इस तरह लाभार्थी देश में जो है बराबरी और समावेशी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा, ठीक है। GIP से खुला और समावेशी जो बाजार है वो भी डेवलप होगा, जिसके तहत बाजारों के बीच नवाचार का अंतरण होगा। इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का लगातार आकलन करने में मदद मिलेगी और पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही को प्रोत्साहन भी मिलेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब जो है एक क्या बोलते हैं, दोपहर में मैं एनवायरनमेंट पे वीडियो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी क्या बोलते हैं उसको, जो इकनॉमी है उसको 1-2 दिन के लिए हटा के थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। और बाकी देखते हैं अगर टाइम बचा तो और किसी की बना देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और उसके अलावा आपका दिन शुभ हो।